हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि विजय की नए द्रविड़ विचारधाराओं ने और एआईएडीएमके के भाग भाग होने में पार्टी का भाजपा के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में कैसे राजनीति में एक नया अवसर लाएगा, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। यानी बीजेपी को इसमें कैसे फायदा होगा उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अब विजय की शासन चल रहा है। तो चलो हम देखते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में ये ऐतिहासिक बदलाव का दौर कैसे रहा। तो तमिलनाडु भारत का वह राज्य है जहाँ राजनीति केवल चुनावी गणित नहीं होता है, बल्कि भाषा में संस्कृति, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय अस्मिता और करिश्माई नेतृत्व का मिश्रण भी होता है। तो पिछले लगभग 6 दशकों से राज्य की राजनीति पर द्रविड़ दलों का यानी क्षेत्रीय अस्मिता और करिश्माई के नेतृत्व का मिश्रण भी रही है। तो पिछले लगभग जिसे 6 दशकों से राज्य की राजनीति पर द्रविड़ दलों का ही, जैसे द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागम जिसको हम डीएमके कहते हैं, और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागम जिसको हम एआईएडीएमके कहते हैं, इनका ही वर्चस्व है तमिलनाडु में। तो राष्ट्रीय दल विशेषकर जैसे भारतीय जनता पार्टी ये लंबे समय तक सीमित प्रभाव भी बना पाया है तमिलनाडु में। लेकिन 2020 के दशक के मध्य में ही राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तो एक और लोकप्रिय अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा भेट्री कज़ागम जिसको हम टीवी के भी कहते हैं, वह नव द्रविड़ राजनीति के साथ उभर रही हैं। और दूसरी ओर एआईएडीएम के नेतृत्व संकट में पड़ गया है और गुटबाजी और संगठनात्मक क्षरण भी से जूझ रहा है, यानी उनकी पार्टी भाग भाग हो रहा है। तो इन दोनों प्रवृत्तियों ने भाजपा के लिए एक ऐसा राजनीतिक अवसर पैदा कर दिया है जो तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा भी दे सकता है। तो यह अवसर तत्काल चुनावी लाभ तक सीमित नहीं होगा, यह भाजपा को 3 स्तरों पर लाभ पहुंचाएगा। जैसे स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने का अवसर भी मिल सकता है, नए गठबंधन का विकल्प भी खुल सकता है और दीर्घकालिक संगठनात्मक विस्तार भी हो सकता है, यानी बीजेपी अब विस्तार भी कर सकता है उनका पार्टी का। तो इस विश्लेषण में हम 12 विशुद्ध बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे कि विजय की नव द्रविड़ विचारधारा और एआईएडीएमके का विघटन होने पर भाजपा के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो तमिलनाडु की राजनीति का ऐतिहासिक ढांचा क्या है और राष्ट्रीय दलों की सीमाएं के बारे में जान लेते हैं। पहले तो तमिलनाडु की आधुनिक राजनीति का निर्णायक मोड़ 1967 में ही आया था, जब द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागम यानी डीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। इसके बाद द्रविड़ आंदोलन केवल सामाजिक आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि शासन का आधार भी बन गया था। तो द्रविड़ राजनीति की मुख्य विशेषता क्या थी वो भी जान लेते हैं। तो तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा करना, हिंदी थपने का विरोध करना और सामाजिक न्याय और आरक्षण प्राप्त करना और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध भी करते हैं द्रविड़ लोग, यानी द्रविड़ राजनीति में। तो केंद्र के प्रति क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग भी होता रहता है। तो इन मुद्दों के कारण राष्ट्रीय दलों की राजनीतिक जगह सीमित हो जाती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हो गई और भाजपा को उत्तर भारत केंद्रीय पार्टी के रूप में देखा गया। तो भाजपा के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या क्या होंगे, जैसे भाषाई सांस्कृतिक संवेदनशीलता को देखना होगा, द्रविड़ पहचान की गहरी जड़ें को वो देखना होगा और मजबूत क्षेत्रीय दल भी के रूप में वो सामने आना होगा। और स्थानीय नेतृत्व का अभाव भी बहुत है, तो उसको भी देखना होगा और सीमित संगठनात्मक ढांचा भी अच्छे से निभाना होगा। यानी जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में जैसे संगठन है, वैसे कर्नाटक में भी तमिलनाडु में भी करना पड़ेगा। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि भाजपा के लिए नई संभावनाएं बन रही है, तो यह तमिलनाडु की राजनीति में गहरे संरचनात्मक बदलाव का संकेत भी हो सकता है। तो द्रविड़ राजनीति का विकास कैसे हुआ, यानी परंपरा से नव द्रविड़ युग तक हम जानेंगे, यानी कैसे द्रविड़ से नव द्रविड़ युग तक पहुंच आया है उसके बारे में जानेंगे। तो द्रविड़ आंदोलन की मूल राजनीति 20वीं सदी की सामाजिक परिस्थितियों से निकली थी, लेकिन 21वीं सदी में
तमिल समाज की प्राथमिकताएं बदल गई है। नई पीढ़ी केवल पहचान की राजनीति नहीं बल्कि अवसरों की राजनीति भी चाहती है। तो नई प्राथमिकता क्या क्या है? जैसे रोजगार पाना, आईटी और स्टार्टअप में यानी सर्विस पे आना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा पाना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पाना और बुनियादी ढांचा भी ये सब चाहते हैं। यानी अब की रोजगार, आईटी, स्टार्टअप, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में, ये सब में नई प्राथमिकता बन गई है, ना कि द्रविड़ राजनीति। तो यही परिवर्तन नए द्रविड़ राजनीति का आधार बन सकता है, यानी अब से बन गया है जब न्यू पॉलिटिकल पार्टी टीवीके ने जीत लिया है, बीजेपी की पार्टी ने। तो इसमें तमिल अस्मिता और सामाजिक न्याय तो बने ही रहेंगे, लेकिन उनका केंद्र विकास और आधुनिक शासन पर ही बन जाता है। यानी ये सब जो भी आया है बीजेपी की पार्टी ने, वो द्रविड़ राजनीति को छोड़कर वो केवल विकास पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इस विचारधारा के तत्व क्या है वो भी जान लेते हैं। यानी तमिल की गौरव तो होगी, साथ ही साथ आर्थिक विकास भी होगी, जबकि डीएमके की पार्टी ने केवल तमिल गौरव भी दिखाया जाता था। वैसे सामाजिक न्याय तो होगा, पर दक्ष प्रशासन भी होगा, जो डीएमके की पार्टी के समय में नहीं होता था। यहाँ पर क्षेत्रीय पहचान तो होगी, प्लस वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी होगी। डीएमके ने केवल क्षेत्रीय पहचान ही देखता रहता था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नहीं देखा जाता था। तो सांस्कृतिक आत्मविश्वास के साथ साथ तकनीकी प्रगति भी देखा जाएगा। यानी द्रविड़ राजनीति का विकास यही रहा था, जबकि ये नव द्रविड़ युग पहुंच गया है। तो ये सब नए द्रविड़ युग में ही होगा। तो यह नया राजनीतिक स्पेस विजय जैसे नेता के लिए उपयुक्त हो गया है और भाजपा के लिए अवसर भी पैदा करता है, क्योंकि भाजपा स्वयं विकास, निवेश और आधुनिक शासन को प्रमुखता भी देती है। इसीलिए विजय से अच्छा रिश्ता बन सकता है। तब विजय का राजनीतिक उदय और उनकी जन स्वीकृति की बात भी कर लेते हैं। तब विजय केवल एक फिल्म स्टार नहीं है, बल्कि तमिल समाज में व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव रखने वाले व्यक्तित्व भी हैं। उनकी फिल्में में अक्सर भ्रष्टाचार विरोध, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन जैसे संदेश भी दिखाए जाते हैं। तो उनकी राजनीतिक ताकत के स्रोत की बात करें तो विशाल और संगठित फैन क्लब नेटवर्क रहे हैं विजय के। युवाओं और प्रथम बार वोटर्स से लोकप्रियता भी हासिल हुआ है। अपेक्षाकृत साफ सार्वजनिक छवि भी उन पर है और स्थापित दलों में मोहभंग का लाभ भी है, क्योंकि वो पहले ही चुनाव लड़े हैं। तो तमिलनाडु बेहतरीन कजागम के गठन के साथ विजय ने यह संकेत भी दिया है कि वे केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि संगठनात्मक यानी राजनीतिक हस्तक्षेप भी चाहते हैं। यानी वो संगठित राजनीति का हस्तक्षेप भी चाहते हैं। तो उनकी अपील उन मतदाता से भी विशेष रूप से मजबूत होता है, क्योंकि डीएमके से असंतुष्ट तो है ही जनता, पर एआईएडीएमके की बात करें तो वो भी अब कमजोर बन गए हैं और नए नेतृत्व की तलाश में भी हैं, जो कि टीवी के अब उभर रहे हैं। तो राजनीति में नैतिकता और बदलाव भी चाहते हैं। यानी जनता ने, तमिलनाडु के लोगों ने डीएमके और एआईडीएमके को बहुत ही यानी हरा दिया है। तो अब केवल टीवी के ही चलेगा। तो यह सामाजिक और राजनीतिक आधार भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों ने डीएमके और एआईडीएमके को कमजोर कर दिया है, यानी असंतुष्ट है वहाँ पर। इसीलिए टीवी के तो आया ही आया है आंचलिक दल के रूप में। इससे फायदा भाजपा को भी होगा, यानी बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि यही वर्ग भविष्य के चुनावी समीकरण को बदल भी सकता है, क्योंकि आज टीवी के है तो कल बीजेपी भी हो सकता है। तो विजय की नव द्रविड़ विचारधारा और उसका राजनीतिक महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। तो विजय की राजनीति पारंपरिक द्रविड़ विजन से अलग होता है, क्योंकि एक आधुनिक रूप प्रस्तुत भी करता है। यह न तो पुरानी शैली की आक्रमण वैचारिक राजनीति है, न ही केवल व्यक्तित्व आधारित स्टार राजनीति है। यानी वो केवल व्यक्तित्व राजनीति नहीं करते, यानी वो पुरानी शैली की वैचारिक राजनीति भी नहीं करते हैं जैसे डीएमके करता है। ये केवल अभी के यानी मॉडर्न जमाने के कर रहे हैं। तो मुख्य विशेषताएं जैसे
तमिल अस्मिता की रक्षा। तो तमिल भाषा की कैसे यानी अस्मिता की रक्षा कर सकते हैं उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर सामाजिक न्याय कैसे होगा वो देखते हैं बीजेपी की पार्टी, भ्रष्टाचार विरोध को देखते हैं, सुशासन को, रोजगार और आर्थिक विकास को भी देखते हैं, और युवाओं की भागीदारी भी इसमें बढ़ा है। तो इस विचारधारा का महत्व तो इसीलिए है क्योंकि यह डीएमके के ऐतिहासिक आधार को चुनौती भी देती है। डीएमके केवल ऐतिहासिक और धार्मिक और जो कि कास्ट बेस्ड को ही देखता है या लिंग्विस्टिक को। यदि तमिल पहचान की राजनीति का नया संस्करण उभरता है तो डीएमके का वैचारिक एकाधिकार टूट सकता है, यानी डीएमके को कोई पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि टीवीके अब आ चुका है। तो भाजपा के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अकेले द्रविड़ विषम को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर डीएमके अगर संस्कृति पर लड़ता है तो बीजेपी के पास ऐसे कोई पार्टी नहीं थी। अब टीवीके के साथ वो मिलकर ये पॉलिटिक्स कर सकते हैं, यानी वो चुनाव में जीतने का यानी अपने पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं तमिलनाडु में, क्योंकि टीवी के साथ वो आ सकते हैं। लेकिन यदि वही चुनौती किसी स्थानीय लोकप्रिय नेता से आती है तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया ढांचा बनता है, क्योंकि अब टीवीके के साथ ही बीजेपी सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो तो कभी भी आ नहीं पाएगा, लेकिन टीवीके के साथ आने पर वो हो सकता है। तो उसके बाद जान लेते हैं जैसे इसके भाजपा को रणनीतिक सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि टीवी के अगर भाजपा में आता है तो बॉस को बहुत सारे फायदे होंगे, यानी भाजपा को भी रणनीतिक सहयोग मिलेगा, अप्रत्यक्ष लाभ भी होगा और नए सामाजिक समूह तक पहुंच भी मिल सकता है, यानी पार्टी को मजबूत करने में टीवी के ही सहयोग करेगा। अब तुम पूछोगे कैसे टीवी के बीजेपी के साथ जाएगा, वो तो कांग्रेस के साथ है। तो मैं ये भी कह दूं कि कांग्रेस केवल साथ ही है, लेकिन कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है टीवी के पास, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस के साथ आना पड़ा टीवीके को। नहीं तो उसके क्योंकि टीवीके का विचारधारा बीजेपी के साथ ज़्यादा मिलता जुलता है। तुम उसके वीडियो भी देख सकते हो उनके पार्टी की, कैसे हिंदी में बोलते हैं और कैसे जनगण मन और ये सब राष्ट्रीय गीत संगीत ये सब गाया गया था। इससे तुम जान सकते हो कि बीजेपी से कितने मिलते जुलते हैं विचारधारा, यानी कांग्रेस सिर्फ ऐसे ही है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है टीवीके के पास। जब तक मेजोरिटी नहीं है इसीलिए वो टीवीके पार्टी ने कांग्रेस के साथ जाया है, क्योंकि बीजेपी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पास सीट नहीं है इसीलिए वो कांग्रेस से जुड़ गया है। तो उसके बाद हम जानेंगे एआईएडीएमके का पतन कैसे हो रहा है और नेतृत्व में संकट कैसे आ रहा है। तो जयललिता के निधन के बाद ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र का जगम निरंतर कमजोर हो गया है। तो जयललिता की व्यक्तिगत लोकप्रियता पार्टी की केंद्रीय शक्ति भी थी। उनके बाद नेतृत्व को लेकर विवाद रहा है, गुटिया और संघर्ष हो रहा है, दो गुट में भाग हो गए हैं और संगठनात्मक में अस्थिरता भी ज़्यादा है। कैडर में निराशा भी है और वोट बैंक में क्षरण भी देखने को मिल सकता है। तो एआईएडीएमके की कमजोरी के परिणाम क्या होंगे, जैसे डीएमके को मजबूत प्रतिद्वंदी का उभार भी मिल सकता है, विपक्षी मतदाताओं का बिखराव भी होगा और नए राजनीतिक विकल्पों के लिए स्थान भी मिल सकता है, जो कि भाजपा और टीवीके जैसी शक्तियों के लिए ये अवसर मिल सकता है। जहां पहले भाजपा एआईएडीएमके पर निर्भर थी, अब वही निर्भरता कम होने लगी है, क्योंकि अगर एआईएडीएमके पर बीजेपी छोड़ भी देता है एआईएडीएमके को भी तो उसके फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपना खुद का पार्टी को मजबूत करने में जुट गया है बीजेपी, और वो टीवीके को ही ध्यान देगा, एआईएडीएमके और डीएमके को वो अब ध्यान नहीं देने वाला है। तब भाजपा की तमिलनाडु रणनीति का पुनर्निर्मित कैसे हो सकता है, तो वो भी जान लेते हैं। जैसे भाजपा ने लंबे समय तक गठबंधन आधारित रणनीति अपनाई है, जैसे एआईएडीएमके के साथ, तो लेकिन अब पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि एआईएडीएमके अब भाग हो चुका है और डीएमके कमजोर पड़ चुका है, इसीलिए वो एक अलग सा मजबूत दल चाहता है। तो रणनीति के प्रमुख तत्व कैसे होगा, जैसे वो तो पहले बूथ स्तर पर संगठन निर्माण करेगा, उसके बाद स्थानीय नेतृत्व का विकास भी कर सकता है, उसके बाद सामाजिक गठबंधन की विस्तार भी करेगा,
उसके बाद सांस्कृतिक और विकास आधारित संदेश भी दे सकता है। और डीएमके के विरुद्ध भी आक्रामक विपक्ष हो सकता है, यानी टीवीके को वो सपोर्ट करेगा और डीएमके को वो आक्रमण यानी डीएमके के विरुद्ध भी कुछ कर सकता है, यानी विरोध कर सकता है। और तो के अन्नामलाई ने इस रणनीति को गति भी दी है। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के कारण उनकी छवि सख्त, ईमानदार और ऊर्जावान नेता की भी है। तो के अन्नामलाई चाहेंगे कि डीएमके को सख्त विरोध करेंगे और वो कैसे टीवीके को अपने पक्ष में लेने की पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और एआईएडीएमके की कमजोरी और विजय के उदय के बीच भाजपा अपने के लिए तीसरे से निर्णायक खिलाड़ी बनने का अवसर भी दिख रहे हैं। यानी डीएमके और एआईएडीएमके तो अब कमजोर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, टीवीके तो अब सरकार में ही आएगा। उसके बाद बीजेपी अपने आप को थर्ड नंबर पर मजबूत करने की चेष्टा करेगा, यानी 3 नंबर पर रहने की कोशिश करेगा। तो विजय और भाजपा के बीच संभावित रणनीतिक समीकरण क्या है वो भी जान लेते हैं। यानी विजय और भाजपा में कैसे रणनीतिक समीकरण बन सकता है। तो विजय और भाजपा वैचारिक रूप से तो समान नहीं है अगर हम देखें तो, क्योंकि वो सेंट्रल को देखते हैं और ये स्टेट को ही देखते हैं। तो विजय तमिल पहचान और द्राविड़ परंपरा को महत्व देते हैं, जबकि भाजपा राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल देती है। तो फिर भी कुछ साझा तत्व मौजूद हैं, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी वो टीवीके भी चाहता है, बीजेपी भी चाहता है। विकास पर जोर देना चाहता है टीवीके भी और बीजेपी भी, ये दोनों पार्टी ही चाहते हैं। तो युवा मतदाताओं पर ध्यान भी देते हैं, बीजेपी भी ज्यादा युवाओं पर ध्यान देता है। पारंपरिक राजनीतिक परिवारवाद का विरोध भी करता है, जैसे डीएमके में और एआईएडीएमके में है, जबकि टीवीके और बीजेपी में ऐसा नहीं दिखता है परिवारवाद। तो चुनाव बाद मुद्दा आधारित सहयोग भी हो सकता है और सीमित रणनीतिक समझ भी हो सकता है। यानी अगर चुनाव आता है तो वो मिल भी सकते हैं। तो पूर्ण स्वतंत्रता तो है, लेकिन भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा। अगर जैसे कहते हैं कांग्रेस या डीएमके अगर ऐसे कहते हैं भी, जैसे बीजेपी तो नहीं है अगर कहते हैं तमिलनाडु में, तो ये भूल उनकी ही है, क्योंकि वो बीजेपी अपना आपको कर्नाटक तमिलनाडु में ही रह गया है। क्योंकि टीवीके भले ही बीजेपी ने नहीं जीता हो, लेकिन टीवीके जो जीत लिया है वो भाजपा ही जीतने की तरह दिख रहा है, क्योंकि डीएमके ही एक कट्टर था दुश्मनी भाजपा के लिए और टीवीके अपना मित्र की तरह है बीजेपी के लिए, वो ऐसे सोचता है बीजेपी। तो राजनीति में प्रत्यक्ष गठबंधन से ही अधिक महत्वपूर्ण कभी कभी वोटों की संरचना में भी होती है। तो विजय का उदय इसी संरचना को बदल भी सकता है। तो वोट बैंक पुनर्संयोजन और चुनावी गणित की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में चुनाव अक्सर 1 से 5% वोट सीम से प्रभावित होता है। यदि विजय शहरी, युवा और मध्यम वर्गीय मतदाताओं को आकर्षित करते हैं तो पारंपरिक वोट बैंक भी टूट सकता है। जैसे संभावित प्रभाव की बात करें तो संभावित डीएमके का शहरी समर्थन घट सकता है और एआईएडीएमके के पुराने वोट भी बिखर सकते हैं, जिससे नए मतदाता राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और भाजपा का वोट प्रतिशत निर्णायक भी बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम कहें तो डीएमके अगर 35 से 40%, टीवी के 15 से 20%, एआईएडीएमके 15 से 20% और भाजपा 10 से 15%, तो बहुकोणीय मुकाबले में भाजपा की राजनीतिक अयोग्यता और सीट क्षमता दोनों भी बढ़ सकता है। तो युवा राजनीति, सोशल मीडिया और नई पीढ़ी की आकांक्षा क्या है वो भी जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की नई पीढ़ी वैश्विक अवसरों से जुड़े हैं। तो वे आईटी सेक्टर, उद्यमियों, उच्च शिक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार जैसे मुद्दों को ही प्राथमिकता देगी, न कि द्रविडियन कल्चर को। तब विजय का डिजिटल प्रभाव और युवाओं से लोकप्रियता उन्हें स्वाभाविक लाभ देती है। भाजपा भी सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान और युवा संघर्ष में अत्यंत सक्रिय भी होता है। तो युवा मतदाताओं का महत्व क्या रह जाएगा? जैसे भावनात्मक पहचान से आगे बढ़कर परिणाम चाहते हैं युवा मतदाता और करिश्माई नेतृत्व को स्वीकार भी करते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी संदेशों से प्रभावित भी हो जाते हैं।
पारंपरिक पार्टी संरचनाओं से कम बंधे होते हैं। युवा मतदाता, इस वर्ग के राजनीतिक पुनरुत्थान भाजपा के दीर्घकालिक विस्तार में सहायक भी हो सकता है। युवा मतदाता, तो 2026 और उसके बाद के संभावित राजनीतिक परिदृश्य क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो पहले तो डीएमके बनाम विभाजित विपक्ष हो सकता है, जैसे टीवीके और एआईडीएमके दोनों डीएमके विरोधी वोट बांट सकते हैं, यानी भाजपा का महत्व बढ़ सकता है इससे। तो परिदृश्य 2 क्या हो सकता है, यानी टीवी के प्रमुख विपक्ष बनती है तो एआईडीएमके और कमजोर हो जाती है। अगर टीवी के और प्रमुख विपक्ष बनती है तो क्या होगा, एआईडीएमके और कमजोर हो जाएगा और भाजपा नए समीकरण बनाती दिख सकता है। भाजपा का स्वतंत्र विस्तार भी हो सकता है, यानी भाजपा 10% वोट शेयर के साथ भविष्य की निर्णायक शक्ति भी बन सकता है। तो और क्या हो सकता है, चुनाव बाद गठबंधन भी हो सकता है। तो कोई भी दल पूर्ण बहुमत न पाए तो भाजपा यानी बीजेपी की रणनीतिक भूमिका बढ़ सकती है, जैसे अभी हुआ है। तो इन परिदृश्यों में भाजपा का लाभ केवल सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किंग मेकर या आवश्यक साझेदार भी बनने तक जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा, यानी भाजपा के लिए ऐतिहासिक अवसर क्यों है। जैसे तमिलनाडु की राजनीतिक में 3 समानांतर परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे एक तो द्राविड़ राजनीति का वैचारिक रूपांतरण हो रहा है, यानी द्राविड़ राजनीति को वो एक नया दिशा मिल रहा है, यानी नया द्राविड़ चल रहा है। तो विजय का करिश्माई उदय भी हो रहा है, यानी विजय को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। और एआईडीएमके का संगठनात्मक क्षरण भी हो रहा है, यानी एआईडीएमके बहुत कमजोर हो गया है, जिसका बीजेपी फायदा लेगा। तो इन परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव भी भाजपा के लिए असाधारण अवसर भी उत्पन्न करता है। तो भाजपा को मिलने वाले प्रमुख लाभ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डीएमके के वैचारिक प्रभुत्व को अप्रत्यक्ष चुनौती मिल सकता है, यानी डीएमके वर्सेस बीजेपी ना होकर डीएमके वर्सेस टीवीके हो सकता है, यानी टीवीके तो भाजपा के साथ ही हो सकता है, क्योंकि डीएमके इनके भी शत्रु हैं और उनके भी शत्रु हैं, यानी राजनीतिक शत्रु। तो एआईडीएमके पर निर्भरता में कमी होगी, क्योंकि एआईडीएमके क्योंकि टूट रहा है, इसीलिए बीजेपी एआईडीएमके का भरोसा नहीं कर सकता। वो अकेले ही अपने दम पर अपनी पार्टी को आगे ले जा सकता है। तो नए गठबंधन की विकल्प भी ढूंढ रहा है और युवा और शहरी मतदाताओं तक पहुंच भी करना चाहता है, और ये हो भी जाएगा। और दीर्घकालिक संगठनात्मक विस्तार भी हो सकता है और भविष्य में सत्ता साझेदारी की संभावना भी होगी। तो क्यों यह अवसर ऐतिहासिक है वो भी जान लेते हैं। तो कई दशकों तक भाजपा तमिलनाडु में सीमित भूमिका निभाती रही है, लेकिन अब राजनीतिक संरचना तरल हो रही है, यानी बदल रही है। जब किसी राज्य की स्थापित द्विदलीय राजनीति टूटती है तो नई शक्तियों के लिए प्रवेश के द्वार खुल जाते हैं। तो विजय की नव द्राविड़ राजनीति और एआईडीएमके की कमजोरी ने वही द्वार ही खोल दिया है। तो अंतिम कंक्लूजन क्या हो सकता है, जैसे विजय भाजपा के प्रत्यक्ष सहयोगी हो या नहीं हो, पर उनका उदय तमिलनाडु की राजनीति को पुनर्गठित कर सकता है। एआईडीएमके का विघटन हो गया है, इसीलिए इस प्रक्रिया को और भी तेज कर रहा है। तो इन दोनों कारणों से भाजपा को बहु राजनीतिक स्पेस मिल सकता है, यानी डीएमके तो टूट ही चुका है, उसके बाद यानी डीएमके तो हार गया है, उसके बाद एआईडीएमके टूट गया है और टीवीके क्योंकि नया पार्टी जीत गया है, इसीलिए यानी एआईडीएमके और डीएमके की फायदा बीजेपी ले सकता है, क्योंकि टीवीके तो अभी भी मजबूत ही है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि विजय की नव द्राविड़ विचारधारा और एआईडीएमके का कमजोर होना भाजपा के लिए केवल एक चुनावी अवसर नहीं होगा, बल्कि तमिलनाडु में दीर्घकालिक राजनीतिक विस्तार का ऐतिहासिक मोड़ भी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें।